Electrical Engineering Job Interview Series. Why the conductors of different sizes are named on animal and birds. जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कंडक्टर्स चाहे एल्युमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स ACSR हो या ट्रिपल AC हो, ऑल एल्युमिनियम अलॉय कंडक्टर, उनके नाम एनिमल और बर्ड्स पे होते हैं, जैसे कि रैबिट, डॉग, पैंथर, वोल्फ, जेब्रा। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके 3 कारण से ये होता है, ताकि पुराने ज़माने में लोग इसे इज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पाते थे। अगर डॉग कंडक्टर बोले मतलब 100 स्क्वायर एमएम के आसपास का, और कन्फ्यूजन ना हो। तो और ये स्टैंडर्ड उस वक़्त का प्रैक्टिस था, लेकिन आजकल हमें स्क्वायर एमएम में भी किसी भी कंडक्टर के साइज़ को बोलना चाहिए। स्क्वायर एमएम क्रॉस सेक्शनल एरिया का बोलना चाहिए, ताकि कन्फ्यूजन आगे ना हो। लेकिन फिर भी अभी भी इंडस्ट्री में, माइन में ये चलता है। स्क्वायरल 20 स्क्वायर एमएम का, वीजल 30, रैबिट 50, डॉग 100 स्क्वायर एमएम, वोल्फ 150 स्क्वायर एमएम, पैंथर 200, जेब्रा 400 और मूज 550। मोस्ट हाईएस्ट सबसे मोटा मूज, और स्क्वायरल सबसे 15 पतला। और एलटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये यूज होता है स्क्वायरल। और 11 केवी 33 केवी में वीजल, रैबिट, डॉग, और 132 केवी या स्विच यार्ड में जेब्रा वगैरह यूज होते हैं। तो इस तरह से ये जो उसके कंडक्टर का नाम और उसके एरिया ये डिनोट किया गया है। क्वेश्चन 42, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ NBLS टावर्स? NBLS ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ये NBLS टावर यूज होता है। NBLS का फुल फॉर्म नैरो बेस लैटिस स्ट्रक्चर्स होता है। बेस पतला होता है ताकि नीचे कम जगह ले। और इसके बहुत प्रकार होते हैं। टेंजेंट और सस्पेंशन टावर, अगर लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन को स्ट्रेट खींचना हो तो हम टेंजेंट टावर NBLS का लेते हैं। इसमें डेविएशंस मात्र 2 to 5 डिग्री, मतलब कि जो ओरिजिनल जो फर्स्ट है उससे जो सेकंड टावर है उसका अलाइनमेंट 2 से 5 डिग्री के बीच ही होगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही होगा। फिर उससे ज़्यादा डेविएशन हो तो हम स्मॉल एंगल टावर NBLS का यूज करते हैं। अगर ज़्यादा एंगल डेविएशन हो तो मीडियम एंगल का। उस हिसाब से इसमें स्टील का रेनफोर्समेंट लैटिस स्ट्रक्चर्स चेंज होता है, क्योंकि जितना डेविएशन होगा उतना ज़्यादा ट्रांसवर्स लोड टावर पे पड़ेगा। क्योंकि अगर स्ट्रेट है तो सिर्फ वर्टिकल लोड ही टावर पे पड़ता है। तो इस हिसाब से डेविएशन के हिसाब से मीडियम, हाई, लार्ज एंगल डेविएशन हो। डेड एंड मतलब जहाँ पे बिगिनिंग और टर्मिनेट होता है ट्रांसमिशन लाइन, वहाँ पे डेड एंड टावर लगाएंगे। और स्पेशली जहाँ पे क्रॉस रेलवे, हाईवेज, रिवर्स, पावर लाइंस को क्रॉस करना हो तो वहाँ पे ऊंचा वाला NBLS लगाएंगे। यूटिलिटी में, डिस्कॉम में हम टेंजेंट को A टाइप, स्मॉल एंगल डेविएशन को B टाइप, मीडियम एंगल डेविएशन को C टाइप, लार्ज एंगल को D टाइप और डेड एंड को D टाइप का NBLS टावर्स कहते हैं। क्वेश्चन 43, व्हाट इज द क्रीपेज डिस्टेंस ऑफ द इंसुलेटर? क्रीपेज डिस्टेंस किसी भी इंसुलेटर का क्या होता है? तो क्रीपेज डिस्टेंस जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस along the surface जो मेजर्ड किया जाता है between an insulator between two conductive parts at different potentials। मतलब इंसुलेटर जहाँ पे वो स्टील स्ट्रक्चर से जो वहाँ पे माउंटिंग हुआ वो भी एक कंडक्टर हुआ, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर हुआ वो भी कंडक्टर हुआ। तो ये दो कंडक्टर के बीच में along the surface जो डिस्टेंस होता है इंसुलेटर का, उसे हम क्रीपेज डिस्टेंस कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि लीकेज करंट जो है जिस रास्ते से ट्रेवल करेगा उसे हम क्रीपेज डिस्टेंस कहेंगे। कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगा? करंट कैरिंग कंडक्टर या एनर्जाइज कंडक्टर से अर्थ टावर के बीच में। तो क्रीपेज डिस्टेंस अलोंग द सरफेस किसी भी इंसुलेटर का डिस्टेंस होता है बिटवीन टू
कंडक्टर या बिटवीन टू कंडक्टिव पार्ट्स, इसे हम क्रीपेज डिस्टेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर इंसुलेटर साफ है तो लीकेज करंट नहीं होगा। अगर उस पर डस्ट है, कोल डस्ट है, सीमेंट डस्ट है, नमक है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, मॉइस्चर से रेन है, तो लीकेज करंट उसके थ्रू फ्लो होगा इंसुलेटर के सरफेस के ऊपर, अगर सरफेस पे कुछ डिपोजिशन है तो, और जिसके चलते इंसुलेटर का सरफेस पे फ्लैशओवर होने का चांस रहता है, पावर बंद होने का चांस रहता है, इंसुलेटर फेल होने का चांस रहता है। तो क्रीपेंस डिस्टेंस और आर्किंग डिस्टेंस में क्या अंतर है? तो क्रीपेज डिस्टेंस इंसुलेटर के सरफेस के अलोंग को डिस्टेंस, दो कंडक्टिंग पार्ट के बीच के डिस्टेंस को हम क्रीपेज डिस्टेंस कहते हैं, जबकि आर्किंग डिस्टेंस जो हुआ, आर्किंग डिस्टेंस हुआ थ्रू एयर, उसमें अलोंग द सरफेस डिस्टेंस को नहीं मेजर करते हैं। और पर्पस क्या है? पॉल्यूशन अगर जिस एरिया में ज्यादा है उस एरिया में हम अधिक क्रीपेज डिस्टेंस लेंगे इंसुलेटर का, और इसका पर्पस है आर्किंग डिस्टेंस का इंसुलेशन स्ट्रेंथ हम इंश्योर कर पाए प्रॉपर इंसुलेशन स्ट्रेंथ है कि नहीं। यूजुअली लार्जर वैल्यूज होता है और ये आर्किंग डिस्टेंस छोटा होता है, छोटे क्रीपेज डिस्टेंस से ये कम होगा। अब हम अगर जहाँ पे कम पॉल्यूशन है वहां पे हम क्रीपेज डिस्टेंस एक स्टैंडर्ड है 16 mm पर केवी लेते हैं, और जहाँ बहुत हैवी है वहाँ पे 31 mm पर केवी लेते हैं। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर एक 33 केवी का लाइन हो तो क्रीपेज डिस्टेंस जो है, क्रीपेज डिस्टेंस अगर हैवी पॉल्यूशन एरिया पे क्या होगा, तो 33 सिस्टम वोल्टेज 36 हुआ तो 36 इंटू 25 क्रीपेज डिस्टेंस मिनिमम 900 mm होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए अगर हैवी पॉल्यूटेड एरिया है। तो क्वेश्चन 44, व्हाट इज एओलिन वाइब्रेशन इफेक्ट्स इन ट्रांसमिशन लाइन? एओलिन वाइब्रेशंस एक वाइब्रेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और बहुत ही लो एम्पलीट्यूड का होता है, और ये कहाँ पे होता है? ये ओवरहेड कंडक्टर टावर के ऊपर, टावर के में जो हैंग रहता है उस पे होता है। और ये किस लिए होता है? जब स्टेडी विंड फ्लो होगा तो ये एओलिन वाइब्रेशन होगा, और ये एओलिन वाइब्रेशन के चलते वर्टिकल फोर्स कंडक्टर पे लगता है, और यह विंड स्पीड 1 to 7 मीटर पर सेकेंड की विंड में ये एओलिन फोर्स रखता है। और इस फोर्स जो लिफ्टिंग फोर्स लगता है ये स्मॉल स्टेडी विंड के चलते, तो कंडक्टर में फैटिक फेलियर होने की चांस ज्यादा रहती है, कंडक्टर डैमेज होने का चांस रहता है, क्योंकि बार बार उसमें लिफ्टिंग फोर्स लगता है, एक स्ट्रेस डेवलप होता है, हार्डवेयर डैमेज होने की चांस रहती है, इंसुलेटर और टावर पर स्ट्रेस पड़ता है, और उस कंडक्टर का लाइफ कम हो जाता है, प्री मैच्योर फेलियर भी हो सकता है। लॉन्ग स्पैन्स, ओपन टेरेन, रिवर क्रॉसिंग, वैली एंड हिल टॉप्स में ये और ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम डैम्पर्स लगाते हैं, एओलिन वाइब्रेशन डैम्पर। ये जो लिफ्टिंग फोर्स जो विंड के चलते जो लिफ्टिंग फोर्स कंडक्टर पे लगता है उसको यह ऑब्जॉर्व करता है। थैंक यू।